था ना स्टोचियोमेट्री का, 2 भी हो गया था। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 2 ये सबके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सी एंड 760 टॉर प्रेशर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ KClO3। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। इसको हीट करेंगे क्या बनेगा? तो 98 ग्राम है। स्टूडेंट अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा जस्ट बाय अप्लाइंग PV इक्वल टू NRT। अब तो गैसियस एसिड भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो इसका मोल कितना? या एक काम कर सकते हैं, इसका मोल मान लेते हैं 98 बाई हाउ मच? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? बैलेंस नहीं करते हैं स्टूडेंट, इसका नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं N। करेक्ट? क्या POC ऑक्सीजन पे अप्लाई कर दें? बैलेंस करके भी कर सकते हैं और POC भी अप्लाई कर सकते हैं। POC ऑन ऑक्सीजन, तो 98 बाई मॉलिक्यूलर वेट जरा जोड़कर बताइएगा सब लोग कितना होगा? 1। देखिए तो मैंने ठीक लिखा इसके लिए। ए है नंबर ऑफ मोल, ए है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ए है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या सही है? मास बाय मोलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? KClO3 इंटू N है, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 आई इंटू 3, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट? इक्वल टू N इंटू N मान लिया है मोल, मास नहीं निकालना है इसलिए मोल ही मान लिया। N इंटू N है आई इंटू 2, क्या है यहाँ से N निकल जाएगा 98 बाई 122.5 इंटू 3/2। कैलकुलेशन पार्ट आपका। अब देखिए PV इक्वल टू वाट? NRT। एक कंडीशन STP नहीं है कि हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 मोल का 22.5 लीटर होता है। एक कंडीशन अदर देन STP है, राइट? देन V इक्वल टू क्या होगा? NRT बाई P। N कितना? 98 बाई 122.5 इंटू 3/2, ये हो गया मोल। इंटू R का वैल्यू किस में लेते हैं? आई इंटू 300 कर दें। और मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 1 टॉर इक्वल टू 360 टॉर इक्वल टू 1 ATM होता है। लिख लीजिएगा कहीं पे, 360 टॉर इक्वल टू 1 ATM। तो 3 इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे आज के बाद याद रखेंगे, सॉरी 760 टॉर इक्वल टू 1 ATM। तो R का वैल्यू अगर 0.0821 ले रहे हैं और प्रेशर को ATM में, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। ठीक है? तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन पार्ट आपका, कैलकुलेट करके देखिए तो आंसर आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया मैंने क्या कैलकुलेट किया, कैसे सॉल्व किया? हो गया है? देखिए तो आंसर आया है।
क्वेश्चन नंबर 3, what volume of hydrogen at NTP is needed to reduce 125 gram of molybdenum trioxide to the metal? देखिए ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देना है, प्योर मेटल में लाना है। इसका मतलब ये बनेगा क्या, H2 बनेगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को अगर बैलेंस किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया सॉल्व होगा। यहाँ पे 3H2, यहाँ पे 3H2। देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग का क्यों रिक्वायरमेंट था, तो इसका कितना ग्राम दिया हुआ है, 125 ग्राम, करेक्ट। और इसका नंबर ऑफ मोल निकाल पाएंगे आप? इसका नंबर ऑफ मोल 125 और डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए तो कितना है, 96 प्लस 48 ना, कितना हो जाएगा, सही है 144। मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड का मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। इसका n मान लेते हैं। अगर n पता चल जाएगा हाइड्रोजन का तो वॉल्यूम बता दीजिएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, यहाँ तो NTP मतलब STP, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर कर देंगे। STP पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बस एक लाइन आंसर से दूर है। तो एक बहुत शॉर्टकट में एक तरीका पढ़ाए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1/, ये आपको याद आ रहा होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन के लिए था, एंड व्हेन ऑल आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं था कि इसका इतना के लिए इसका कितना ले, ज़्यादा नहीं ले, कितना ले, मतलब दोनों एक साथ कंज्यूम होगा। इक्वल टू, क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा आपको, 3/n, करेक्ट। तो क्या यहाँ से n निकल जाएगा, तो n कितना हुआ, n इक्वल टू 144/125 और डिवाइडेड बाई 3, सॉरी सही है ना, n निकल गया। और इस n को यहाँ पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन करके आंसर मिलाना है। यहाँ पे ही एक्चुअल में आप मेरे एग्जाम में स्लो हो जाएंगे। ये जो सेक्शन है ना, इन 8th क्लास का मैथ है, 8th क्लास में नहीं 6th क्लास का, बट यहाँ पे ही आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इस टाइम बचा सकते हैं। थ्री इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये पूरा को यहाँ लेके चला गया। आ गया।
कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देखिए तो आगे ना। आंसर में कितना है? 58.3। और आंसर कितना आया है? ऑलमोस्ट सेम है। 58 आ गया, देन फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग वाटर को ब्रेक कर सकते हैं, या आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। वाटर का हम लोग लिसिस कर सकते, तोड़ सकते हैं बाय पासिंग डायरेक्ट करंट, राइट। तो वो ब्रेक होता है H2 गैस अब प्लस हाफ O2 गैस। तो डिटोनेटिंग गैस का मतलब है, यहाँ देखिएगा, डिटोनेटिंग गैस का मतलब यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टेबल, जलने वाला गैस, और ऑक्सीजन उसको हेल्प करता है, तो दोनों को कंबाइन जो रहेगा, दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं डिटोनेटिंग गैस। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अगर पता चल जाए तो टोटल वॉल्यूम ही मेरा डिटोनेटिंग गैस का वॉल्यूम रहेगा। एक क्वेश्चन का लैंग्वेज था, मतलब हम लोग को चाहिए क्या, V1 प्लस V2, और किस कंडीशन पे चाहिए, NTP पे। और यहाँ पे है क्या, कितना ग्राम है, 0.8 ग्राम। तो मोल निकाल पाएंगे आप लोग, कितना मोल, 1.08 डिवाइड बाई 18, हाउ मच, 0.06 ना, 18 छः 78 से 18 इंटू 18×5 हो गया, तो 0.06। एक मोल से एक मोल, तो 0.06 मोल से, ये तो कैलकुलेशन भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेंस है, राइट। एक मोल से इसका हाफ मोल, तो इसका कितना रहेगा, तो भाई V1 के लिए 0.06 इंटू 22.4 लीटर कर सकते हैं। आप V2 के लिए 0.03 इंटू 22.4 लीटर, और दोनों को ऐड कीजिए, देखिए तो आंसर आता है। मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा देवाशीष, 0.03। ये तो NTP और STP ऑलमोस्ट सेम मानिएगा अभी, ठीक है। टू पॉइंट, बट यहाँ तो आंसर 3.36 है।
22.016. ओरिजिनल सोर्स में 1.8 ग्राम है। कोई बात नहीं, बनाने का तरीका तो सही है, बट फिर भी 1.8 ग्राम से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हम लोग का डिटोनेटिंग गैस का कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। तो 1.8 ग्राम रहेगा तो कितना होगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ए भी बैलेंस है, 2 करिएगा तब भी तो बैलेंस रहेगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। एसिमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बोला कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या रखिए, मैंने बोला बैलेंस कर लीजिएगा। क्या बोला था? रिएक्शन टू बैलेंस, ये भी तो बैलेंस है, करेक्ट। 0.1 नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं। तो 0.1 यहाँ पे कितना मिलेगा? 0.1 यहाँ पे कितना मिलेगा? 0.1/2। तो V1 कितना हो जाएगा? 0.1 × 22.4 और V2 कितना हो जाएगा? 0.1/2 × 22.4, ये हो जाएगा 2.24 लीटर और ये हो जाएगा 0.1 × 11.2, तो हाउ मच? 2.24 and 1.126, 3.6। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग को 4 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉरी 4। स्टार्ट और शुरू से यही क्वेश्चन अच्छा था।
देखिए एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है, लेकिन जब तक इनऑर्गेनिक का रिएक्शन का पकड़ नहीं रहेगा, बट ये तो आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस का पार्ट रहेगा, राइट? यस। हाँ, यही तो मुझे चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मास ऑफ एल्युमिनियम अगर निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मास ऑफ एल्युमिनियम अगर निकल जाएगा तो आपका काम हो गया, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सब लोग को सुनना चाहिए। जनरली मेटल का नेचर क्या है कि मेटल को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लाइक सोडियम को डाइल्यूट H2 फॉर्म डालेंगे तो H2 गैस। लेकिन कुछ ऐसा भी मेटल होता है जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर का होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। और एम्फोटेरिक मेटल का नेचर होता है कि अगर उसको हम लोग एसिड में या बेस में, खासकर कास्टिक सोडा मतलब अल्कली में डालेंगे तो एम्फोटेरिक मेटल दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो एल्युमिनियम इज काइंड ऑफ एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, यहाँ देखिए सबको यहाँ पे देखना चाहिए। ये 2018 का जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए पूछा गया था, दो रिएक्शन दिया हुआ था स्टूडेंट, रिगार्डिंग जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और पूछा गया था कि जिंक ऑक्साइड रिएक्शन ए और रिएक्शन बी में कैसा बिहेव कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड एक्चुअली एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ए। तो यहाँ पे ए अगर एसिड है तो इसको बेस बनना पड़ेगा। इन जनरल हम लोग के माइंड में बैठा हुआ रहता है कि मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर, बट एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड दोनों नेचर का रहेगा। बट इस बेस और इस बेस में ए स्ट्रॉन्ग बेस है, तब इसको एसिड बनना पड़ेगा। और यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट, बट यहाँ पे क्या बनेगा ZnCl2 प्लस वाटर। तो इसमें क्या है बेस, इसमें क्या ऐसा बिहेव किया, इसमें 4 मार्क्स है हम लोग का। 2018 का क्वेश्चन था जेईई मेन का। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक्चुअल में अब क्वेश्चन क्या है, सब लोग यहाँ देखेंगे आंसर आगे। देन फाइन 3.9 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस व्हेन रिएक्टेड विथ सॉल्यूशन ऑफ NaOH
प्रोड्यूस 840 ml ऑफ गैस एट NTP। पता तो कौन सा गैस नहीं पता है? फाइंड द परसेंटेज बाई मास ऑफ एल्युमिनियम। तो भाई Al2O3 प्लस NaOH, ये तो यहाँ पे ए बेस रहेगा और ए एसिड रहेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, कोई गैस नहीं रिलीज होगा। सॉल्ट प्लस सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस वाटर, इसका मतलब ये तो गैस दिया नहीं, बट एल्युमिनियम और NaOH, NaAlO2 बनता है और प्लस H2 गैस बनता है। बट इसमें बैलेंस करने के लिए H2O मिलाइए। देखिए तो बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, एक बार देख लीजिए तो। नहीं, मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तीन हाइड्रोजन है ना, 3/2। अब तो बैलेंस है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे मान लेते हैं इसका मास m ग्राम है। कितना ग्राम? m ग्राम है। तो यहाँ से इसका मोल निकाल लेंगे, तो इसका मोल कितना होगा? m/27, एल्युमिनियम के एटॉमिक बाई 27, 1 मोल से 3/2 मोल, 1 मोल से, तो m/27 से कितना मोल? ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस 3/2 मोल ऑफ H2, करेक्ट। देन m/27 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 3/2 इंटू कितना स्टूडेंट? m/18। लेकिन m/18 क्या है? मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इससे कितना मिलेगा? m/18 इंटू 22,400 ml। देखते मैंने सही लिखा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना? लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा आंसर ml में है, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? यही तो 840 ml के बराबर है। तो क्या यहाँ से m निकल जाएगा? देन m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 840 इंटू 18 और डिवाइड बाई, इसको कैलकुलेट करके बताइए। सिक्स पॉइंट 6.3 तो नहीं आएगा। जीरो पॉइंट चलिए अब इसमें पुट कीजिए। करेक्ट, ये तो निकालना था।
देखिए तो कैलकुलेटर का आंसर आता है 67/3.9। नहीं, ये बैलेंस ही तो नहीं है ना। पीओसी भी करेंगे तो पीओसी ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल। आपका मिस्टेक कहाँ पे है मैं बता रहा हूँ। किस पे पीओसी लगाए हैं? पहले तो मैंने एल्यूमिनियम पे लगाया। हाँ सर, पहले एल्यूमिनियम पे निकाल के इसका निकाला, फिर नेक्स्ट में सोडियम पे लगा के इसका निकाला, फिर एक मिनट, एल्यूमिनियम का ये निकल गया और इसके बाद किस पे लगाए? NaOH। सोडियम पे, और उसके बाद NaOH से लगाए, एच पे लगाए। हाइड्रोजन। बट यहाँ पे एच पे लगाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कहीं और से भी आता रहेगा, वाटर से। वाटर एज ए रिएजेंट है, तो इस रिएक्शन को आप जानना पड़ेगा, इसलिए आपको मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से सीखिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एल्युमिनियम और प्योर NaOH से आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, सब में अमाउंट ऑफ क्या देना पड़ेगा? वाटर। तो कहीं पे कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिए होंगे, थोड़ा बहुत तो कहीं लिए होंगे। देखिए, एक बहुत अच्छा मेथड अप्लाई कर रहे थे, आई पर्सनली अप्रिशिएट, बट वहाँ से मैं भी नहीं सीखा यहाँ पे कि एक्चुअल में प्योर एल्युमिनियम और NaOH को अगर कीजिएगा और H2 गैस, तो वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा आपसे। घर में बैलेंस करके जाके देखिएगा, नहीं बैलेंस होगा। NaOH प्लस एल्युमिनियम, आप ये बनाएंगे NaLO2 प्लस H2, तो बैलेंस आप POC लगाएंगे, इसका मतलब बैलेंस भी होना चाहिए, बैलेंस नहीं होगा। वाटर का रिक्वायरमेंट पक्का होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है वो कहीं और का भी हाइड्रोजन गैस है, इसलिए POC नहीं से सॉल्व नहीं होगा आपसे, करेक्ट। तो देखिए, ये सब चीज़ आप प्रॉब्लम बनाते बनाते सीखिएगा, करेक्ट ना। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे खास बात क्या था कि एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन का इंपॉर्टेंस, आपका मोल कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, बट रिएक्शन पे अगर पकड़ नहीं है तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। मतलब इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। बट जो तो सर मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये सारा कुछ हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, और मैं एक टॉपिक ही पढ़ाता हूँ, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें एस ब्लॉक नहीं नाम रहता है, जनरल, वहाँ पे ही सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ कैसे नाम कैसे पढ़ा है, कोई चैप्टर नहीं था NCERT में, फिर भी पढ़ा है। आइसोम में भी पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं है, वैसे ही वहाँ पे एक टॉपिक ही मैं अपने खुद के लिए बनाया हूँ, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, POC तभी लगाते हैं जब श्योर रहेंगे कि वहाँ का ही हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, राइट। बट आप तो अभी इस बात के लिए श्योर हैं, हो सकता है प्योर अल्काली में थोड़ा वाटर देना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए, और देना भी चाहिए। वजह यहाँ देखिएगा, वजह ये है कि NaOH है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट उसको आयन में ब्रेक तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। एनीवे, एक्सरसाइज 3, और एक्सरसाइज 3 अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू effect complete combustion of 200 ml of C2H2, and what would be the volume of CO2 formed? इस क्वेश्चन में मेरे तरफ से एक और क्वेश्चन ऐड कीजिए, तो जहाँ पे आपके पास असाइनमेंट है उसी में ऐड कर दीजिएगा। इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, then also find the volume of air. मेरा क्वेश्चन है कि अगर ऑक्सीजन का सोर्स, यहाँ देखिए सब लोग स्टूडेंट, घर पे जो खाना बनाते हैं तो उसमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बर्न कर रहे हैं सिलेंडर गैस में, LPG।
तो ऑक्सीजन का अलग से सिलेंडर लगाते हैं या एयर का ऑक्सीजन से काम चलाते रहते हैं? एयर का ऑक्सीजन से, राइट। एनीवे, C2H2 एसिटिलीन गैस है। कौन सा गैस? एक बार रिएक्शन को बैलेंस कीजिए तो बैलेंस है या अनबैलेंस है? अभी देखिए तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है? अब सही है। चलिए यहाँ देखिएगा तो एक्चुअल में यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, मैंने वाटर को लिक्विड किया। एक मिनट अभी से यहाँ पे कुछ सीखिए, बात बनाइएगा। बट जिस टाइम पे एट द मोमेंट जिस टाइम पे हम लोग गैस को बर्न करेंगे तो वाटर बनेगा, तो पहले तो वाटर वेपर बनेगा। ये दूसरी बात है, किसी भी कंडीशन पे अगर किसी चीज़ को जलाते हैं, इवन 0 डिग्री C क्यों नहीं है, पहले तो वाटर वेपर बनेगा, बाद में कंडीशन बिकॉज STP है तो बाद में वो वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि फॉर मोमेंट ये गैस बना, बाद में कंडेंस हो गया। करेक्ट। एनीवे, ये सब तो सेम कंटेनर में है। गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लाभ उठा लेते हैं। ऑल आर इन द सेम कंटेनर। हाँ बोलिए, सेम कंटेनर में रहेगा। तो सेम कंटेनर में है तो इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर, टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो PV इक्वल टू nRT से अगर P और T कांस्टेंट है सबके लिए, तो क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कुछ देर के लिए क्या वॉल्यूम को मोल मान के बना ले? जनरली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट व्हाट? जनरली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। हर टाइम पे आप मुझे ये बोलते सुनिएगा कि 1 मोल से 2 मोल, राइट। कभी ये नहीं सुने 1 लीटर से 2 लीटर, बट यहाँ पे सुनिएगा वजह इस कंडीशन की वजह से। करेक्ट। तो उसमें थोड़ा हम लोग का एनर्जी बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं सोचते तो क्वेश्चन नहीं बनता, बिल्कुल बनता। वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करते, करेक्ट। अब मोल से मोल निकालते, फिर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते। थोड़ा चीज़ों को ऐसे करना पड़ा, राइट। बट यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा। कितना ml है इसका? 200 ml है ना, है वॉल्यूम। अब मेरे माइंड में चल रहा है मोल। क्या चल रहा है? तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं 1 ml से इसका 5/2 ml रिएक्ट किया, उस वजह से। करेक्ट है ना? इस वजह से क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जैसे मोल के लिए काम करते हैं वैसे ही वॉल्यूम को लेकर काम कर लीजिए। ऐसा लेकिन ऐसा तभी करना है जब एक कंडीशन हो, P और T इज कीपिंग कांस्टेंट। तो सेम कंटेनर में है। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे पूरा एक चैप्टर ही गैसेस में आपको पढ़ाऊंगा, कम से कम तो 10-15 प्रोग्राम करवाऊंगा एडियोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ml से इसका 5/2 ml, तो 200 ml के से इसके लिए ऑक्सीजन का कितना चाहिए? लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ O2 1। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग सुन पा रहे हैं? बीच में आप लोग भी बोलते रहिएगा, समझ में आता रहेगा। तो 1 ml से 5/2 ml, तो 200 ml से 5/2 इंटू 200, राइट। 5/2 इंटू 200 कितना? देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया एक लाइन में। नहीं लाइफ आसान हो गया। उसके बाद 1 ml से 2 ml, तो 200 ml से कितना ml? बस इसके वजह से इतना आसान हो गया। नहीं था, करेक्ट था ये वॉल्यूम, बट वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे मोल के जैसा, इसका मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अपनी तरफ से इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया एवरीवन कि इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन
is air, then how much air are required? एक क्वेश्चन जेई मेन में 5 बार रिपीटेड है, जो मैंने क्वेश्चन खुद से ऐड किया। कैसे बनाइएगा? लेट टोटल VT इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर रिक्वायर्ड, बट इस एयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा या सिर्फ ऑक्सीजन 21% ही रहेगा? 21% ही रहेगा, राइट। तो VT इंटू 21/100 टोटल एयर रिक्वायरमेंट है VT। इस VT में से 21% ही तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, और जो ऑक्सीजन मिलेगा वही तो मेरा ये ऑक्सीजन रहेगा, करेक्ट। इसका तो 500 ml ऑक्सीजन, एयर से 500 ml ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या एयर का 500 ही लेंगे तो काम चलेगा, या ज़्यादा लेना पड़ेगा? प्योर एयर में ऑक्सीजन, एयर में प्योर ऑक्सीजन नहीं है, उसका 21% ही है। तो इतना ml ऑक्सीजन के लिए इतना ml ही एयर लेना पड़ेगा या इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा? ज़्यादा। तो मान लेते हैं VT है, राइट। तो VT इंटू 21/100 इक्वल टू क्या 500 कर दें, तो VT इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 इंटू 100 डिवाइड बाई इतना ml रिक्वायर्ड होगा एयर का, करेक्ट है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जेईई मेन का, और नीट का भी। रिपीटेड मतलब एक बार पूछा था तक बात बनता है, एक फ्रीक्वेंट पूछा गया है। और एक मिनट, इसको समझ तो लिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक क्या करवाया जाएगा? यहाँ देखिए पार्थ है प्रतिम, जनरली हम लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। इस क्वेश्चन में मेंशन ऐसे कर दिया जाएगा, फाइंड द इफ एयर इज द सोर्स ऑफ कंबसन ऑफ C2H2 देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। ऑक्सीजन का नाम ले लेते, आप निकालते, आपके माइंड में चलता कि अच्छा एयर मतलब ऑक्सीजन, डिफ़ॉल्ट में क्या चलता, आप यहाँ पे जल्दीबाजी में ऑक्सीजन का निकाल लेते और वही एयर का आंसर लिख देते। वहाँ पे रुकते ही नहीं कि एक्चुअली एयर का मतलब यहाँ पे एयर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो आप तो इसका कंबसन के लिए आप लिखते ऑक्सीजन और इसी को एयर मान लेते, ये आपसे मिस्टेक रहता। एयर मतलब एयर, मिक्सचर ऑफ गैस, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन मतलब कितना कौन है ना मिस्टेक होने का चांस। ये सिली मिस्टेक है और ये मिस्टेक करवाया गया है, बट अब हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कैटलिस्ट के टेस्ट में आएगा, नहीं बनना चाहिए। तो क्लास में बनता है तो वहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? डर के मत बैठिए एग्जाम में। इतना बढ़िया तो टर्म फर्स्ट 12th बोर्ड का बिल्कुल कोचिंग के इन्वायरमेंट को सूट करता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम है भाई, न्यूमेरिकल ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो सब लोग अपने आप को समझा लीजिए कि बहुत सही पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा और सेकेंड टाइम सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। और सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑर्गेनिक का बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ करना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड में बैठना है तो सब कुछ सही तरीके से चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। तो और भी आसान है, देखिए तो बैलेंस है, ये सब तो सेम कंटेनर में रहेगा, राइट। इस मतलब सबके लिए P एंड T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
एंड प्रेशर एट टेम्परेचर पूरे कंटेनर का कांस्टेंट है, इन सब के लिए अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या V डायरेक्टली टू एन कर देंगे, मतलब V इक्वल टू एन, तो V को एन के जैसा मान के काम कीजिए। तो बोलिए कितना है 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 5.2 लीटर, इसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, इसका 1 लीटर के लिए इसका हाफ लीटर चाहिए, इसका 1 लीटर के लिए इसका, तो 5.2 लीटर के लिए एक लाइन का तो क्वेश्चन था 2.6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3। What volume of oxygen will be required for complete combustion of 18.2 liter of propane at STP? कितना ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, 10 ना, और यहाँ देखिए कितना 18.2 लीटर, इसका 1 लीटर के लिए इसका 5 लीटर, देन इसका 18.2 लीटर के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें ए मानकर इस कॉन्सेप्ट से, इसका तो यहाँ पे रिएक्शन को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कर देते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग क्या मान लेते हैं वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम से इसका 5 वॉल्यूम, मतलब इसका 1 लीटर से इसका 5 लीटर, तो इसका 18.2 लीटर से इसका कितना चाहिए 8.2 इंटू 5 91 लीटर। लेकिन एक मिनट मान लेते हैं कि सर एग्जाम में ये बात माइंड में क्लिक नहीं किया, ऐसा हो सकता है ना कि नहीं क्लिक किया, ये तो बहुत शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया भी है, पर समटाइम्स क्लिक नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं। अरे क्लिक नहीं करेगा तो आप ओरिजिनलिटी को पकड़ कर रखिए, इतना तो याद रहेगा कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। तो मैंने आपको वॉल्यूम दिया, आप इससे मोल निकाल पाएंगे, और ये वॉल्यूम किस कंडीशन का है, तो एसटीपी पे है, तो एसटीपी पे इससे डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा, ये आपका क्या हो गया मोल। इसका अब ये तो बोल सकते हैं इसका 1 मोल से इसका 5 मोल, इसका इतना मोल से इसका कितना मोल, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा, हाउ मच 5 इंटू 18.2 डिवाइड बाई इतना मोल, तो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल टू दिस वन। इसका किस, अब इसका मोल पूछ रहे हैं या वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वो भी किस कंडीशन पे एसटीपी पे, तो ये कर सकते हैं इंटू 22.4, तो ले देकर अलग रहेगा या सेम बात रहेगा बताइए आप ही, एक ही बात तो होगा। इसलिए कभी भूल भी गए तो कभी भी ओरिजिनलिटी को, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट व्हाट, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात आ गया ना, SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है एयर, बट एयर में कौन ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन, इसका मतलब एयर का सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आपसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया,
बट यहाँ से मुझे निकलेगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और इसका कितना वॉल्यूम है, तो इसका 1 ml के लिए इसका हाफ ml, तो इसका 210 ml के लिए 210 इंटू हाफ कितना 10, तो 90% स्टूडेंट 105 ही आंसर लगा के आ जाएंगे। बट ये सही आंसर है। तो लेट VT इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, करेक्ट। तब इस टाइप का क्वेश्चन तो 2 बार तो यहाँ बोर्ड पे ही आ गया और 2-4 बार असाइनमेंट में आ जाएगा। दिस इज योर क्लास असाइनमेंट, नोट होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट मिलेगा अभी, ठीक है। शेयर किए हैं कि नहीं होम असाइनमेंट? होम असाइनमेंट दे दिए हैं, तो उसको भी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर टाइम रहेगा तो। लेकिन बहुत तरीके से बनाइए भाई, अरे खिचड़ी करके मत बनाइए कि सब कुछ एक साथ केमिस्ट्री का शुरू कर दीजिए। थ्योरी क्लास चलने दीजिए, से चल रहा है आइसोमिज्म, ठीक है, मुझे पढ़ाने दीजिए। अब ऐसा नहीं कि मैं आइसोमिज्म पढ़ाना स्टार्ट किया आप भी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेट मी फिनिश्ड द टॉपिक, करेक्ट। तब तक जो टॉपिक फिनिश कर दिए उसको आप देखते रहिए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर दिए, उसको बनाते रहेंगे। वहाँ से लगता है आप केमिस्ट्री में कुछ बनाने को नहीं है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो काम हो गया। केमिस्ट्री से टाइम बच रहा है, फिजिक्स को कवर कर लीजिए। मतलब काम तो बहुत करने को है, वो अगर हो गया तो फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो हो गया, थोड़ा मैथ पे ध्यान दे देंगे। बट आपका स्कूल का एक्टिविटी और कोचिंग को फॉलो करते हुए अगर कोई स्टूडेंट ऑन एन एवरेज डेली 4 आवर से 5 आवर भी, डेली तो इतना हेक्टिक रूटीन नहीं है, किसी दिन ऐसा तो भी रहता होगा कि बहुत रिलैक्स है, कम ट्यूशन है, तो पूरा वीकेंड का स्टडी होना चाहिए 30 आवर। किसी दिन 2 आवर हो गया तो डिप्रेस होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस दिन आपका रूटीन हेक्टिक था। अब किसी दिन सुबह शाम तक मेरा 5 क्लास रहता है, समडे ऐसा रहता है कि 5 क्लास हो जाता है, तो ठीक है, उस दिन बाकी कोचिंग का मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। जिस दिन कम रहेगा उस दिन असाइनमेंट बनाने का काम कर लेंगे। अब उसे थोड़े रोने लगेंगे आज तो वो काम किया ही नहीं है। चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे, राइट। और प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने का सेंस है कि मतलब आप इसको, आपको अच्छा लगता है ना, अच्छा सीख रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ तो बढ़ रहा है आगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार अगर आप ओवर हाइप कर लीजिएगा कि नहीं, या ओवर एक्सपेक्टेशन कि सब कुछ 1 महीना के अंदर कवर हो जाएगा, वो तैयारी का वे नहीं है। धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। जैसे सिलेबस आगे जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, वैसे कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। IIT 1 दिन का तैयारी नहीं है, IIT 365x2 इतना दिन का तैयारी है। डे 1 से लेकर लास्ट तक जो लगा रहा, और हर एक चैनल के थ्रू टेस्ट वगैरह, कोई टेस्ट अच्छा होगा कोई ख़राब होगा, इन सब को झेलते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तब वो तैयारी हो रहा है। दिस इज़ द फेज ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग भी तो तैयारी किए हैं। अगर एक ही दिन में सब कुछ सोच लेंगे कि नहीं एक पूरा ख़त्म करके बैठ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम उस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट का एंजॉय ही नहीं किया, तो वहाँ पे एनालाइज ही नहीं कर पाया कि इस प्रॉब्लम से मैंने सीखा क्या, बस आंसर मिलाते रहा, राइट। प्रॉब्लम से ये भी तो सीखेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। जैसे बुला रहे हैं यहाँ से 2 चीज़ सीखे, वॉल्यूम को भी मोल मान सकते हैं इस कंडीशन के लिए। अब इस चीज़ को आप अच्छा आज एक नया बात सीखे, ये अच्छा लगना पड़ेगा, इतना अच्छा लगे कि लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। अब सेकंड टाइम ऐसा प्रॉब्लम आएगा, अच्छा एयर भी पूछा जा सकता है, तो एयर पूछा जाएगा, मतलब वो क्या है, ट्रैप है। एग्जाम ने जो क्वेश्चन सेट करा वो आपको मिस्टेक कराना चाह रहा है, तो हम लोग अलर्ट रहेंगे। रिडॉक्स का असाइनमेंट दे दिए थे, वो ख़त्म हो गया। देखिए तो इतना कुछ तो करने के लिए बाकी है पार्थ प्रतिम। चलिए देखते हैं नोमेनक्लेचर में बच्चे कितना टेंटेटिव थे। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का कुछ नहीं था भाई, हाँ स्टार्टिंग था, अब ऑर्गेनिक धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है, मेन ऑर्गेनिक, जहाँ पे आपका IQ लेवल काम करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो VT इंटू 21/100 इक्वल टू 105, देन V2 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 500, दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बनाने का रिक्वायरमेंट है। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए लिमिटिंग रिएजेंट। बट इसका एक लाइन में आंसर देता हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का कितना तरीका, एक मोल मेथड और एक इक्विवेलेंट मेथड। कौन सा मेथड आसान, इक्विवेलेंट मेथड आसान है, उसमें प्रोडक्ट की तरफ जाने का रिक्वायरमेंट, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें
क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। यहाँ देखिए, रिएक्शन तो बैलेंस है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में x2 का 2 मोल और y2 का 5 मोल। तो हम लोग मोल मेथड से क्या कहते थे, एनी रिएजेंट विच प्रोड्यूस लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो x2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका 1 मोल से इसका 2 मोल, इसका कितना मोल लिया है, 2 मोल ना। तो 2 मोल से कितना रहेगा, 2 × 2 = 4 मोल। मोल मेथड से लिमिट निकालने का तरीका होता है, जब आप मेरा प्लेलिस्ट मोल कंसेप्ट का फॉलो करेंगे तो एनी रिएजेंट विच प्रोड्यूस लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, जो कम प्रोड्यूस करेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, राइट। तो इसका 2 मोल लिया है फर्स्ट केस में, इसका 5 मोल। तो x2 के अकॉर्डिंग अगर ए बनेगा, आपको नहीं पता है ना कि कौन बचा रहेगा, तो इसका 1 मोल से इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 मोल बनता है। तो इसका कितना मोल लेकर काम कर रहे हैं, 2 मोल। तो 2 मोल से इसका कितना बनेगा, 4 मोल। इसका 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो 5 मोल से 5 मोल। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, करेक्ट। तो कौन किसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना है, इसका मतलब है पहला केस में कौन सा लिमिटिंग रहेगा, x2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। वैसे ही क्या सेकेंड और थर्ड बना लेंगे। सेकेंड में विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट अबाउट थर्ड, बोथ कंज्यूम साइमल्टेनियसली। अगर दोनों के अकॉर्डिंग सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आ गया, मतलब नो वन इज द बोथ कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, कंप्लीटली, करेक्ट। हाँ, कंप्लीट हो गया, उसमें कोई बचा हुआ नहीं रहेगा। तो तीनों पे एक क्वेश्चन हो गया। तो फिर दोनों फर्स्ट और सेकंड और थर्ड छोड़ दें आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। ग्लूकोज का फार्मूला O6।
देखिए तो ऑक्सीजन कितना उस तरफ है राइट हैंड साइड में, 12 6 18, उस 18 में से 6 तो यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना चाहिए 6। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ जो बने CO2 प्रोड्यूस होगा वो किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका कितना ग्राम है, ऐसा कितना ग्राम है, चलिए स्टूडेंट मोल निकाल पाएंगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना 180, मतलब 900 बाई 180 हाउ मच 50 मोल, करेक्ट। ओ सॉरी 5 मोल। इसको डिवाइड कीजिए तो लगता है कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। कितना 92, कोई बात नहीं। 94। अब एक काम हो गया। अब हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं फॉर डिसाइडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम लोग ग्लूकोज के अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ देखिए उसका 1 मोल से इसका 6 मोल, करेक्ट। इसका 1 मोल से इसका 6 मोल, तो इसका 5 मोल से 30 मोल बनेगा, करेक्ट। और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 6 मोल से 6 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो 94 मोल से 94 मोल। तो किसके अकॉर्डिंग लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोज। इसका तो विच वन द लिमिटिंग रिएजेंट, ग्लूकोज इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये आप मेरा क्या है, इसका मतलब CO2 का इतना मोल बनेगा या इतना मोल बनेगा 30 मोल, 30 मोल बनेगा। बट इसका मोल पूछा गया है या मास पूछा गया है, तो मास ऑफ CO2 इक्वल टू व्हाट 30 इंटू 44, 30 इंटू 44 ग्राम। कितना हो जाएगा, सुनने तक एक क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का था, क्योंकि आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट को ऑलवेज कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग। ये सब कुछ प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है। आप लोग मोल कॉन्सेप्ट का कुछ प्लेलिस्ट फाइल फॉलो किए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो 6 के अंदर तो लिमिटेड आ जाना चाहिए, नहीं आया था, तो आगे बढ़ते रहिए। हो गया। देन ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए।
देखिए तो बैलेंस है, बैलेंस है। इसका कितना मोल? 56 बाई व्हाट? कितना? 2 मोल ना। और इसका कितना मोल? 5। डायरेक्ट 5 मोल लिख दें। अब देखिए N2 लिखते हैं, मतलब ये हम लोग डिसाइड करते हैं N2 के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बनता तो कितना बनता है? 1 मोल से 2 मोल, तो 2 मोल से कितना? 4 मोल। और H2 के अकॉर्डिंग बनेगा तो 3 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/3, तो 5 मोल से 2/3 इंटू 5, 3.33 मोल। तो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा? इसका मतलब दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन बचा हुआ रह जाएगा एवरीवन? N2 बचा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, व्हेन रिएक्शन ओवर, तो सबसे पहले अमोनिया का अमाउंट निकाल लेते हैं। मोल ऑफ अमोनिया क्या लिखे आंसर में? 4 लिखे हैं या 3.33 लिखे हैं? 10/3, राइट? 10/। तो मास ऑफ अमोनिया एनसीईआरटी में डिटो ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, बट उसमें बस यही बोल दिया गया कि 56 ग्राम की जगह पे 56 केजी कर दिया गया है, और 10 ग्राम की जगह पे ये मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो 10/3 इंटू व्हाट? 17, 170/3 ग्राम, कितना हो जाएगा? 56.67। यही तो आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। मतलब कितना अनरिएक्टेड रह गया? तो अनरिएक्टेड क्या रहेगा? ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियसली ये एक्सेस अमाउंट में है, तो अब पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग खर्च होगा या हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग? यस। तो ऐसे पढ़ेंगे 3 मोल से के लिए 1 मोल चाहिए। कितना मोल के लिए? 3 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल के लिए 1/3 मोल रिक्वायर्ड है, तो इसका 5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड रहेगा? 5/3। तो 5/3 इसमें से खर्च हो जाएगा, बट आपके पास है कितना? 2 ना, तो बचा हुआ कितना रहेगा? ये 5/3 खर्च हो गया, सबको समझ में आ गया? तो बचा हुआ कितना रहेगा? 1/3 मोल। तो 1/3 मोल का मतलब मास ऑफ N2 रिमेन अनरिएक्टेड इक्वल टू 1/3 इंटू 28, हाउ मच? 9.33 ग्राम। यही तो आंसर है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड ऑक्सीजन गैस इज बबल इनटू एसिटल्डिहाइड कंटेनिंग मैग्नीज एसीटेट एज ए कैटलिस्ट अंडर द प्रेशर एट 60 डिग्री से। ठीक है, मैग्नीज एसीटेट एज ए कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट कंज्यूम होता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। इसे मैग्नीज एसीटेट बोलकर एक स्यूडो प्रेशर क्रिएट किया गया, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, आपको मतलब बैलेंस रिएक्शन से है, ठीक है। तो दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, सबसे पहले ये देखिए रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस है, और इसका कितना ग्राम लिया गया है, ऐसा कितना ग्राम है 12 ग्राम। तो पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम ऑफ एसिटिक, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एसिडल कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओह, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बोलना चाहिए था, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। यहाँ वहाँ पे करेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन में यहाँ पे एसिटिक एसिड पूछ रहा हूँ, वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है, एसिटिक एसिड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट। तो बोलिए ये कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। इसका कितना मोल, मोल रिक्वायरमेंट कितना है इसका 44 है। 20 एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिए तो, यस 44 हाफ, ऐसे कितना 3/8। तो अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसका 2 मोल से इसका 2 मोल, तो इसका 1 मोल से 1 मोल, तो इसका हाफ मोल से कितना बनेगा हाफ मोल। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो इसका 1 मोल से 2 मोल, तो इसका 3/8 इंटू 2, ये है 0.5, ये हो जाएगा 6/8 मतलब 3/4, तो 3/4 का मतलब 0.75। इसका मतलब है कि ये कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितना रहेगा स्टूडेंट, 0.5 मोल रहेगा या हाफ मोल, हाफ मोल रहेगा, सॉरी मोल ऑफ एसिटिक एसिड रहेगा। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, हाफ इंटू व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड 60 है क्या, इंटू 60 कितना 30 ग्राम आंसर होना चाहिए, इस आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेंट आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट, मतलब ऑक्सीजन कितना बचा हुआ रह गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके अकॉर्डिंग खर्च हो रहा है, राइट। यहाँ देखिए तो 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए था, इसका 1 मोल के लिए इसका हाफ मोल, तो इसका हाफ मोल के लिए इसका कितना 1/4 मोल। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रिमेन अनरिएक्टेड 3/8 माइनस 1/4 कर दें, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1/8 मोल इसका बचा रह जाएगा। तो कितना मास बचा रह जाएगा, मास ऑफ O2 अनरिएक्टेड 1/8 इंटू 32 मतलब कितना ग्राम, यही तो आंसर होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट मोल कॉन्सेप्ट का ऑलमोस्ट डन एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन, बट कॉन्सेंट्रेशन का भी हम लोग असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, बट एक ऐसा एक्सरसाइज जिसमें 144 है वो वाला नहीं किए हैं। तो एक्चुअली 144 इसमें एक में प्रॉब्लम है ना, तो वो एक्चुअली होम असाइनमेंट था, इसको मैं क्लास में कन्वर्ट किया। तो आप बनाते रहिए और उसके लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। और इसी मंडे का क्लास, लेकिन 1 मंडे और लगेगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे ही मैं स्टार्ट करने जाऊँगा केमिकल बॉन्डिंग। क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। और कल सब लोग आइसोमेरिज्म का नोटबुक लेकर आएंगे, और आइसोमेरिज्म का कुछ प्रॉब्लम दिए थे, राइट, ट्राई किए हैं।
तो नहीं, जिनका स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है पहले स्कूल का एग्ज़ाम संभालिए। अच्छा, तो आज वहाँ पे कवर कर लीजिए। कल तो आने स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद तो कर सकते हैं ना, 6:30 से हम लोग का क्लास है। अच्छा, लेकिन क्लास में आ जाइएगा और उस सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। बट जिनका एग्ज़ाम नहीं चल रहा है वो लोग ट्राई करते रहिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ एज सुन एज नोमेनक्लेचर कवर कीजिए। अनसैचुरेशन फैक्टर तक पहुँचे तो पहला लेक्चर में ही था, फर्स्ट और सेकंड में नहीं स्टार्ट किए हैं। ओके, अच्छा एक काम करें तो आइसोमेरिज्म को भी एज इट इज़ साथ में चलिए, ठीक है, और जितना समझ में आता है फाइन, और उसके बाद जब नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो दोबारा एक बार आइसोमेरिज्म देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो सब कुछ जाएगा।